अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब और आज पुकार है मखलूक की अपने खालिक से। बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद हूँ मक्का मुकरमा में और उम्रे की सआदत हासिल कर चुका हूँ। रमज़ान का ये बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला की वो ख़ास मेहरबानी है, करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत बख्शी। आज के शो में आपको दिखाएंगे कि कितनी भी कुदरती आफात आई पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हमारे ब्रदर मुल्क तुर्किया में, और उसके दौरान जो हमने कवरेज की है उसमें क्या देखा, और स्पेशली रमज़ान के महीने में अब वहाँ क्या सूरत हाल है, वो तमाम चीज़ें आज आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद हूँ, अपने रब के घर में, जिसकी तरफ हम जहाँ कहीं भी हों सजदा करते हैं, दुआ मांगते हैं, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अल्लाह ताला ने मुझ पर ख़ास करम किया और मुझे हाज़िरी का शर्फ बख्शा। सब कुछ मांग लिया, मेरी हाजात ख़त्म हो गईं, ख्वाहिशें कम पड़ गईं, दुआएं इख्तिताम पजीर हुईं। लेकिन खाना काबा पर नज़र पड़ते ही ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला फरमा रहा हो कि और मांग, और मांग। और क्या मांगूं? मेरे हाथ दुआ के लिए उठे थे लेकिन ज़ुबान खामोश। उम्रे की अदायगी के दौरान आपको अपने प्यारे बहुत शिद्दत से याद आते हैं, ख़ासकर जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं। मुझे भी अपने प्यारे, अपने घर वाले बहुत याद आए, लेकिन उनके साथ मुझे जो शिद्दत से याद आए वो थे जिनके पास मैं कुछ अर्सा पहले गया था। सैलाब में बह जाने वाले और तुर्किया में ज़लज़ले में दब जाने वाले। मैं पाकिस्तान में सवात, बहरीन, चारसद्दा समेत जनूबी पंजाब के कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन की पुकार बना। इसके बाद 6 फरवरी 2023 को जब तुर्किया में 7.8 और 7.5 शिद्दत के 2 ताकतवर ज़लज़ले आए और तकरीबन 50,000 जानें निगल गए, तो मैं तुर्किया भी गया। इन दोनों कुदरती आफात ने मुझे दिखाया कि दुनिया इंसानी तकालीफ से किस कदर भरी पड़ी है। हालिया ज़लज़ले से तुर्किया के 10 सूबे मुतासिर हुए और मुझे इस ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले सूबे हताया के सदर मकाम अंताकिया जाने का मौका मिला। सुबह 4:15 बजे के करीब 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने जैसे पूरा शहर ही मलबे में बदल दिया हो। शहर में दाखिल हुआ तो एहसास हुआ कि शहर की तरफ से बहुत सी गाड़ियां वापस तो आ रही हैं, लेकिन इस शहर की जानिब सफ़र करने वाला कोई नहीं। मीलों पैदल चलने के बाद इसकी वजह समझ में आई। हर तरफ तबाही थी, बुलंद बाला इमारतें गिर चुकी थीं, खंडर बन चुकी थीं। जो इमारतें बच गईं वो किसी भी वक्त गिर सकती थीं। हर सू खौफ था, हिला कर रख देने वाली तबाही के मनाजर और फिजा में दुख के साथ लाशों का ताफ़ुन। अभी यहाँ पर ये सामान हटा रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं। मलबे के पास ये मेरे पीछे 2 बॉडी बैग्स पड़े हैं, उसके पीछे एक फैमिली बैठी है। उन्होंने बताया कि ये उनकी फैमिली के मेंबर हैं और अभी भी उनकी बेटी जो सी है वो इस मलबे के नीचे है और ये लोग उसको ढूंढ रहे हैं। और ये लोग फैमिली यहाँ सिर्फ इसलिए बैठी है कि अपनी बेटी को यहाँ से निकाल के लेके जा सकें। और ये इस वक्त यहाँ पर उनकी बेटी की लाश ढूंढ रहे हैं। देखें वो बेचारे बेबस माँ बाप कैसे बैठे हुए हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आपको कि किस कदर यहाँ पर खौफ है और किस कदर यहाँ पर अल्लाह ताला की कुदरत जो सी है ना, जब वो नाराज़ होती है वो नज़र आ रही है। हताया के वस्त में पहुँचकर मुझे अपना सारा हौसला फिर से जमा करना पड़ा। लफ्ज़ थे कि अपनी अहमियत खो रहे थे। कैसे बताऊँ कि किसने क्या खोया, कैसे बताऊँ कि कुछ बचा ही नहीं। जो कुछ देख रहा था वो मुझ पर बीत रहा था। इसे बयान करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। कहने को बहुत कुछ था लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे। जो अल्फाज पास थे वो साथ देने से इनकारी थे। घर के घर जो से हैं वो ज़मीन बोस हो गए हैं। ये देखें ऐसी सी चीज़ें मिल रही हैं कि इंसान का दिल ही जो है ना वो टूट के रह जाता है। ये देखें बच्चों की किताबें हैं, ये किसी का ID कार्ड है यहाँ का। लोग यहाँ अपने प्यारों के लिए खड़े हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। वहाँ ऊपर हमारी टीम जो है वो गई है रेस्क्यू की, वो लाइव डिटेक्टर से देख रहे हैं कि वहाँ कोई ज़िंदगी है तो नहीं। जो फैमिली है उसको लगता है कि वहाँ
है कोई ना कोई, और जो ये जो ब्लैक सूट में है इनकी फैमिली है। शदीद दुख की बात है भाईजान। एहसन भाई, इनकी फैमिली है? इनकी वो एक मर्द निकला है, एक बच्चा निकला है। मर्द की उम्र कोई 60 साल है और बच्ची की उम्र कोई 22 साल है। वो निकली है तो उनकी वालदा है। उनकी वालदा है। उन दोनों बॉडी है वो यहाँ नहीं से मिल रही, इसी एरिया में थी वो भी, लेकिन वो मिल नहीं रही। अभी मलबा और ऊपर है, वो निकालेंगे तो उसके बाद पता चलता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी आंखों के सामने ज़लज़ले के वो 45 सेकंड घूम रहे थे, जिसके दौरान ना जाने कितने बच्चों ने दौड़कर माँ की गोद में पनाह ली होगी। कितनी मासूम बच्चियों को लरसती इमारतों में खुद से ज़्यादा अपनी गुड़िया की फिक्र होगी। कितने बेबस बाप होंगे जिनकी आंखों के सामने इनकी कुल कायनात ज़मीन बोस हो गई होगी। न जाने कितनी माओं ने अपने चांद सितारे मलबों से बेजान निकाले होंगे। इन इमारतों के साथ ही न जाने कितने ख्वाब और सुहाने मुस्तकबिल की मंसूबा बंदियाँ मलबे का ढेर बन चुकी थी। उफ मेरे खुदाया। ये जो पीछे आप मेरी इमारत देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल गिरने के करीब, बल्कि गिर चुकी है और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में यहाँ इस वक्त मौजूद है। कभी इसमें ज़िंदगी थी, कभी इसमें लोग रहते थे, कभी इसमें बच्चे खेलते थे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे इस कुदरती आफत के अंदर। इंसान हमेशा कोशिश करता है चीज़ों को काबू करने की, लेकिन वो एक चीज़ जिसको काबू नहीं कर सकता वो कुदरत है। कुदरत अपना रंग दिखाती है, लेकिन कुदरत के इस तमाम रंग के अंदर एक चीज़ ये होती है जो मुझे आज यहाँ आके नज़र आई कि पूरी दुनिया से रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद थी। पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं तुर्किया के भाइयों की मदद करने के लिए, तुर्किया के लोगों की मदद करने के लिए। और वो यहाँ आके उनके साथ अपनी यूनिटी शो कर रहे हैं। और यही खूबसूरत चीज़ है जो इंसानी मुआशरे को बहुत खूबसूरत बनाती है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। मेरे हाथ दुआ के लिए उठे थे, आंखों में आंसू, जुबान खामोश, लेकिन मेरे अंदर ख्यालों का तूफान बरपा था। दिल था कि गम से फटा जा रहा था। मैं इस वक्त हताया तुर्किया में मौजूद हूँ। ये शहर का शहर जो सा है वो सारा का सारा ज़मीन बोस हो गया है। गाड़ियाँ देखें, ये गाड़ियाँ कभी ठीक चल रही थी, ये गाड़ियाँ तक एक दूसरे के ऊपर है। बच्चे का ड्राम है। और एक जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त सोचने वाली वो ये है कि दिन को 4 बजे यानी सुबह 4 बजे ये ज़लज़ला आया था। सुबह 4 बजे का मतलब ये है कि लोग अपने घरों में सो रहे होंगे और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जितने थे वो सारे अपने घरों में थे। और जब ज़लज़ला आया तो आपका कमरा ही आपकी कब्र बन गया। तुर्किया में इन शदीद ज़लज़लों के अलावा 2100 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स भी आ चुके हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा शिद्दत का आफ्टर शॉक 6.7 शिद्दत का था। और इस हौलनाक ज़लज़ले से तुर्किया के 10 सूबों में कम अज़ कम 43,000 अमवात हुई और 1,08,200 अफराद ज़ख्मी हुए। कम अज़ कम 13.5 मिलियन अफराद और 4 मिलियन इमारतें मुतासर हुईं। इन 10 सूबों में 12,000 के करीब इमारतें मलबे का ढेर बन गईं और हज़ारों जिंदगियां ख़त्म हो गईं। तुर्किया में ज़्यादातर अमवात इमारतों के गिरने की वजह से हुईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी तुर्किया में तकरीबन 80 बिलियन यूरो की लागत का नुकसान हुआ, जबकि तुर्किया के घरों को पहुँचने वाले नुकसान का तखमीना 70.8 बिलियन डॉलर लगाया गया और तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो गए। या अल्लाह रहम, कितने ही लोग महज हिंसों में बदल गए। तकरीबन 50,000 लोग। माली नुकसान तो अल्फाज में बयान किया जा सकता है, तसल्ली दी जा सकती है, लेकिन अल्फाज कुछ भी हों, इंसानी जान के नुकसान का अजाला नहीं कर सकते। इंसान ही दुख में दूसरे इंसान का सहारा बनता है और उसके जख्म पर मरहम रखता है। मैं पाकिस्तानी मिशन के साथ खड़ा हूँ। रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ मौजूद है। पाक फौज के दस्ते भी थे, लेकिन रेस्क्यू 1122 के अमले के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब, जब आप यहाँ पर आए थे तो आपके पहले मनाजिर क्या देखे थे, आप लोगों को बताना चाहेंगे? मनाजिर तो अब आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी। और सबसे पहले हम अदमियान में जो है वो लैंड हुए थे और वहीं से हमने काम शुरू किया था और सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में बिल्डिंग जो है वो गिरी हुई थी और लोग उस वक्त मलबे में फंसे हुए थे। इस सिटी में भी अभी हम इस वक्त हताया में अंताकिया सिटी में हैं और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है वो सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग जो है वो गिरी हुई हैं और इस वक्त जो है वो क्लियरेंस का ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ टोटल डेथ टोल कितना है इस रीजन के
अंदर? टोटल डेथ टोल आज का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आई थिंक 50,000 से ऊपर चला गया। 50,000 से ऊपर चला गया। सीरिया और ये मिला के सीरिया और ये मिला के 50,000 से ऊपर चला गया। नहीं, यहाँ पर मैं को एक और बात बताता चलूँ, यहाँ पर फैमिलीज अभी तक बैठी हुई हैं। मैं गुजरते हुए और वो वहाँ लाशें पड़ी देख के और इस तरह बॉडीज पड़ी देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं और उस पास में उनकी फैमिली बैठी है और वो अपनी बेटी की लाश का इंतज़ार कर रहे हैं इस मशीन के ज़रिए कि वो कहीं निकाल ले। तो बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन है और बड़ी दर्दनाक सिचुएशन है। एक बात जो मुझे अंताकिया जाकर मालूम पड़ी वो ये थी कि तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान की हुकूमत ने ज़लज़ला मुतासरीन को रिलीफ देते हुए इनकी 1 साल की मुफ्त रिहाइश का बंदोबस्त किया। ज़लज़ला ज़दगान वो मुल्क के किसी भी हिस्से में किराए पर हुकूमत की तरफ से 1 साल के लिए रह सकते हैं। दूसरा ये कि ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन को फ्री एयर टिकट्स की सहूलत भी दी गई। मंजर बदला और मेरे सामने मेरे ही हमवतन सैलाब मुतासरीन की तकलीफ़ और आहो पुकार थी। इससे कबल में पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की पुकार बना। सैलाब से कीमती माली नुकसान तो बेतहाशा हुआ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जानी नुकसान शदीद न था। ये बस्ती आमदानी के लोग हैं, स्कूल मुझे दिखाने लाए हैं। इनके बेचारों के अपने घर जो उनसे हैं वो भी गिर चुके हुए हैं। बाहर एक बड़ी कोठी है, वो बता रहे थे कि सिर्फ उसको देख के लोग अंदर नहीं आते। क्या बताते, लोग अंदर नहीं आए? आपके पास कोई आया? कोई भी नहीं आया। 2-4 आदमी आए या पहले आप आदमी हैं, बस स्मार्ट वाले। मैं अभी आया हूँ। अभी तुम आए हो या 2-4 वैसे हमारे दोस्त थे तो उसने राशन पानी दिया, बस। कोई बंदा नहीं पहुँचा? कोई भी नहीं पहुँचा। बड़ा सोलो में। तो आपने बाहर कहीं जाके किसी को बताया? आपके पास सबको बताया, कोई नहीं सुनता। हमारे 6 दिन हो गए, बिजली नहीं है। 6 दिन से बिजली नहीं आई? ट्रांसफार्मर सड़ गया। और खाना बस गुजारा कर रहे हैं। पानी पीने का? पानी नहीं है, ले आते हैं, रोड से भर आते हैं, किसी कहाँ से भर आते हैं। अल्लाह खैर करेगा। और मुझे मालूम है कि ये सिचुएशन बड़ी ख़राब है और हालात बड़े मुश्किल हैं। अल्लाह ताला हमारा साथ दे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी आवाज़ दरिया ने रास्ता जो बदला, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे, वो दरिया रास्ता बदल के इस तरफ को आया। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये फसलें थी, ये लोगों की ज़मीन है जो अब दरिया के नीचे है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, जान आलम साहब मौजूद हैं। ये यहाँ करीब लैंड ऑनर भी हैं। इनका लैंड जो है वो दरिया में बह भी गया है। और ये जो फसलें हैं यहाँ पर, इनकी जो तमाम ज़मीनें हैं, उनकी जो फसलें, उनके बारे में हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जान आलम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जान आलम साहब, ये तो बड़ा, आपकी कितनी ज़मीन दरिया के नीचे चली गई? ज़मीन तकरीबन 1,50,000 मुरब्बा फीट की ज़मीन थी। वो तकरीबन 20 करोड़ की मालियत की थी। अच्छा। वो भी दरियाबुर्द हो चुकी है। दरिया के नीचे? दरिया के नीचे, दरिया अब बह रहा है उस पर, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कोई आया भी नहीं है हमारा तखमीना लगाने के लिए कि आपका नुकसान कितना हो चुका है सरकारी तौर पर। और हमारे गांव के इंगरोड एरिया में ये सिटी का इलाका है, सिटी के हदूद में आता है। सिटी के हदूद में आता है। तो वहाँ पर भी ये करोड़ों अरबों के नुकसानात हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं? वो भी खामोश है, अपनी सियासत कर रहा है। और ये खान की ज़मानतों और ये इसमें ये लगे हुए हैं, अपनी हुकूमत बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो हम तो बेयार मददगार यहाँ पर हैं। ये तमाम तबाही का आलम आप देख रहे हैं। और इस तबाही के आलम में इसको कहते हैं ना, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। वो ये बात है कि जनाब यहाँ पर जो सरकार है वो गूंगी, बहरी और अंधी और लूली लंगड़ी बन चुकी हुई है और यहाँ कोई काम नहीं कर रही। वो सिर्फ खान साहब को बचाने के लिए इस्लामाबाद में मेहनतें कर रहे हैं। तुर्किया में क़यामत का मंजर था। हर तरफ तबाही और बर्बादी थी, लेकिन दिलो दिमाग में अजियत कुछ और चल रही थी। मेरे सामने तुर्किया के इदारे अपना काम करने में मसरूफ़ थे। इतनी हौलनाक तबाही में भी सफाई का इदारा सड़कें और गलियां साफ करने में लगा हुआ था। क्रेनें मलबा उठा रही थीं और आफत का इदारा पनाह गुज़ीनों की देखभाल में मसरूफ़ था। ये आफत का जो उनका इदारा है, सरकारी तुर्क इदारा है जो तुर्किया का, वो उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ पर फैमिलीज़ जो सी हैं वो रुकी हुई हैं। बच्चे हैं, ये बच्चों का पार्क था और यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट भी बना हुआ है। मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। ये लोग खाना लेके आए हुए हैं, कंपनीज खाना लेके आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर अब
जो रिहायशी हैं वो मैदानों में आ चुके हुए हैं, कैंप्स में आ चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और बड़ा खूबसूरत बड़ा शहर था। तो उसकी जो हालत है, जो सिचुएशन है, वो आपके सामने है। तुर्की सफाई के लिए माना जाता है और तुर्की जो है, तुर्किया के अंदर सफाई सबसे अहम चीज़ होती है। कुछ भी हो जाए, डिज़ास्टर आ गया, क़यामत आ गई हुई है शहर के अंदर, शहर की सड़कें जो सी हैं वो मलबे का ढेर बनी हुई हैं, पर फिर भी वो सफाई कर रहे हैं, वो रास्ता साफ़ रख रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रदर, गुड जॉब, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से मैं वही बता रहा हूँ कि इंसान को सीखने को मिलता है, इंसान को ये सीखने को मिलता है कि अच्छी महज़िब कौमें किस तरह रहती हैं। जो मातम मेरे अंदर चल रहा था वो तुर्किया में शदीद तबाही और इंसानी अलमिया के साथ साथ पाकिस्तान में इंसानी बेहिसी का भी था। सैलाब के बाद हमारे अपने ही लोग अपनों को लूटने में लगे थे। यहाँ की जो मेन चीज़ है ना, ये सब मजदूर हैं, ठीक है। इनको खाना नहीं मिल रहा, इनको पानी नहीं मिल रहा। अगर ये कहीं पर मजदूरी करने भी जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर चोर अब बहुत आ गए हैं। चोर आ गए हैं मतलब? जी हाँ, चोर आ गए हैं। यहाँ लोगों के सामान चोरी हो रहा है। ये मजदूरी करने जाते हैं तो चोर आ जाते हैं, ये घर बैठते हैं तो इनके पास खाना नहीं है। ये अब बेचारे कहाँ जाएं? सैलाब मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने का कोई मरबूत सिस्टम न था। हमारे साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तकलीफ की इस घड़ी में अपने इलाके में मौजूद ही नहीं थे। कुदरती आफत के दौरान दो कौमों में ये तजाद मेरे लिए खासा तकलीफ दे था। उस्मान बुज़दार यहाँ नहीं रहते? नहीं, वो रहता है लाहौर में गया, आज इधर नहीं है। आप क्या करते हैं? हम आए, कोई फ्लड मेरे पास नहीं है, सैलाब उड़ गया है। हाँ। लोगों को दे रहा है बस। आपको नहीं दिया? अभी तक नहीं है, बीएपी वाला नहीं दिया है। फिर बुढ़ गए। ओ बाबा रूम, अल्लाह खैर गस, अल्लाह खैर गस। गिर गया सब? तो इधर किसके पास आए थे? सरदार। क्या कहता है? वो बोला देगा, देगा, देगा? पता नहीं कब देगा? दूसरा दिन, तीसरा दिन, क्या पता। कहता दे देगा? चलो अल्लाह करे दे दे। मैं अंदर जाके पूछता हूँ क्या सूरत हाल है। आओ, ये हम बुज़दार साहब का डेरा है जीटी रोड पे, उसके ऊपर आए हैं। हम उस्मान बुज़दार साहब और हमारे साबिक सीएम हैं, पता करते हैं क्या सूरत हाल है। क्या चाहिए क्या बाबा, मुझे बताओ क्या चाहिए? चाय टिकट। वो क्या है? ये नहीं, तंबू। टेंट चाहिए? हाँ। कितने का आता है बाबा टेंट? पता नहीं। तंबू चाहिए बस? तंबू। तंबू के लिए इतना परेशान हो रहे हो? ओए, इतना माल, खुदा की कसम, ये सैलाब बर्बाद कर दिए। तंबू कितने का आता है बाबा को पता है? मैं तंबू लेके देता हूँ। कोई पता नहीं कितना का। चलो मैं हम तंबू देखते हैं। हम तंबू, और क्या चाहिए बाबा? और खाने का कोई डालता, ये आटा, इस चीज का। चलो हम कुछ खुदा की कसम में हम लोग बर्बाद हो गए। हम कुछ करते हैं। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह खैर करे। परेशान नहीं होना, अल्लाह करम करे। अल्लाह ताला बड़ा सरदार है। हाँ बाबा, ये बिल्कुल सरदार अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तुम्हारा बड़ा है यार। तुम में कुछ होएगा तो हमें दुख होएगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां हमारे महकमों और इदारों को गफलत की नींद से ना जगा सकीं। कहीं तहसील फाजलपुर में हज़ारों मन गंदम सैलाब की नज़र हो गई और कहीं राजनपुर में खड़ी फसलें तबाह हो गईं और इस तबाही का अंदाज़ा लगाने के लिए भी कोई इदारा ना पहुंचा। और कहीं दरियाए सवाद के किनारे लोगों को होटल बनाने से ना रोका गया, जो बाद में सैलाब की नज़र हो गया। मैं तो फाजलपुर रोड पे एक गंदम का डिपो है, सरकार का महकमा खुराक का, वहाँ खड़ा हूँ। गंदम यहाँ पर स्टोर की जाती है, फिर आगे लोगों को भेजी जाती है। इसके इर्द गिर्द सारा पानी, बल्कि इस सारे डिपो के अंदर पानी आ गया था। कितों तक पानी आ गया सी? पानी ये देखो बंद लगा हुआ है इधर सामने। अच्छा। और ऊपर परे भी पानी खड़ा हुआ है अभी। हाँ, पानी खड़ा हुआ। कितना यहाँ पर गंदम स्टोर होता? ये 2.5 लाख बोरी थी, पहले उठ गई थी कोई बोरी। हाँ। बाकी ये को बच गई थी, अचानक ही पानी आया, पता भी नहीं लगा। तो कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो आपके सामने है, अभी तो जो है ना जा रहे हैं गंदम। हाँ, ये देखें, ये तो, जा रही है। ये इसको तो फंगस लग गया है, ये देखें। हाँ, ये गंदम सारी फंगस लग गई हुई है। ये गंदम जो सी है खराब है अंदर, और ये ऊपर जो सी है कोशिश कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं गंदम जो सी है जितनी जा सके। और यहाँ से ये गंदम जो सी है जो सारे मुल्क को जाती है, इसका बड़ा नुकसान होगा। तकरीबन कितनी की बोरी का नुकसान होया, क्योंकि थल्ले तो सारी बोरी खराब हो गई।
ये तकरीबन 40,000 बोरी का नुकसान हो जाएगा। ये तो फूल निकल आया था। जी जनाब बिल्कुल तैयार था जनाब, बिल्कुल तैयार था। अच्छा फूल निकल आया था? जी हाँ बिल्कुल जनाब, कपास हमारी अभी भी तैयार है, सारी सूख गई है सब कपास। ये कितने एकड़ है? 15 एकड़ हमारी है। 15 एकड़ आपकी, और सारी कपास लगाई थी? जी सारी कपास टोटल बहुत नुकसान हो गया भाई जनाब, लाखों का। मैं एक बार अभी नहीं चुना है, तो बहुत शदीद नुकसान है। जो है रेस्टोरेंट गिरे हैं, जो होटल गिरे हैं, जैसे ये देखें ना, ये भी क्या ये रिवर बेड के अंदर थे या चश्मे के ऊपर थे जो ये गिर गए? और ये थे ऊपर, तो इसकी इजाज़त किसने दी? इस पर रिवर प्रोटेक्शन एक्ट तो हमारे साथ यहाँ पे आता है, तकरीबन 200 फीट ईच साइड ऑफ रिवर। ये हमारे पास रिवर बेड आता है। आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते? आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये देखें पीछे, वो बिल्कुल उसके ऊपर है। ये जी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ इस पे। असल में इस तरह है कि जी यहाँ पे हमने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस किए हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, आपका एक असूल है रिवर का कि 200 फीट पीछे होना चाहिए। अगर 200 फीट से आगे आ गई है एक चीज, तो वो तो खतरा है। जी जी, अब ये मेरे सामने खतरा मुझे नजर आ रहा है पीछे, और ये है जी बता रहा हूँ आपको कि हम टाइम टू टाइम इस पे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती आ रही है। मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लूप होल है जो ये सारा कुछ हुआ। देखिए, अगर आप एक्टिव हो, आप विजिलेंट हो, तो ये चीजें मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। लूप होल आप इसलिए नहीं कह सकते कि जी वो भी एक ला ही का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, अगर एक बंदा अदालत जाता है, स्टे ले आता है, उसके खिलाफ अगर मैं कार्रवाई करता हूँ तो मैं अपने एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट हो गया, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम मुश्किलात से, इन तकलीफ से निकाले, और अल्लाह ताला पाकिस्तान पे आने वाली आफतों से पाकिस्तान को बचाए। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब की परेशानियां दूर फरमाए, मेरी दुआ है। ये बड़ा इमोशनल टाइम है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से जितनी जी भर के दुआएं मांग सके मांगे। अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ और अच्छी दुआएं कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान इंसान को महफूज फरमाए। तुर्किया के सिलसिले की हम बात कर रहे हैं, और तुर्किया के बहुत सारे विजुअल्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। वहाँ जो मैंने देखा वो भी आपको दिखा चुका हूँ। इस वक्त मैं बैतुल्ला शरीफ में मौजूद हूँ। ये बैतुल्ला शरीफ की छत है, यहाँ पीछे लोग तवाफ भी कर रहे हैं, और मेरे पीछे क्लॉक टावर भी देख सकते हैं। अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं अनस अवान साहब। अनस अवान जो हैं वो तुर्की में मौजूद हैं, और तुर्की में जो एशियाई स्टूडेंट्स हैं उनकी एक जो तंजीम है, उनकी जो वहाँ पर जो जमात है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे बात करते हैं। अंस भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी वहाँ पर तुर्किया में रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान शरीफ के महीने में वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या मज़ीद इक़दाम किए गए? वैसे तो तुर्की की जो हुकूमत है उसने अपने लोगों का बहुत साथ दिया है। ये रजब तैयब एर्दोगान जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने लोगों का बहुत ख्याल रखा है, और जो मैं आके देख के भी गया था। तो अभी क्या मौजूदा सूरत हाल है? अभी तुर्किया में जो ज़लज़ला मुतासरीन है उनकी अब क्या सूरत हाल है मौजूदा, प्लीज़ बताइएगा। तुर्की के अंदर जो ज़लज़ले की सिचुएशन है, 6 फरवरी के ज़लज़ले के बाद जो 12 बड़े शहर हैं वो मुतासर हुए थे, और उन मुतासरा शहरों के अंदर जो सिचुएशन थी वो बहुत ही अंदोहनाक थी और बहुत ज़्यादा नुकसान थे। लेकिन तुर्किया के अंदर ख़ास बात ये थी कि हुकूमत हर जगह मौजूद थी, बल्दिया भी मौजूद थी, और ऐसे इदारे जो इनके रेस्क्यू के हवाले से जिनकी जिम्मेदारी थी वो भी मौजूद थे। उसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, और इसी तरह पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी तलबा और जो यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। तो पहले दिन ज़लज़ले के बाद कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर तुर्की की हुकूमत मौजूद ना हो। टेलीकम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं, ज़राए मवासलात, वो कायम ना हो, और हर जगह यानी पहुँच थी, हर जगह जो खाना है, जो बाकी चीज़ें वो पहुँचना शुरू हो गई थी। और ना सिर्फ ज़लज़ला बल्कि ज़लज़ले के बाद 2 शहर जिनमें से एक शामिल उर्फा बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ सैलाब से, उसमें सैलाब की सूरत हाल भी थी। और ना सिर्फ सैलाब बल्कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मौसम की जो शिद्दत थी उसका भी सामना करना पड़ा। लेकिन तुर्की की हुकूमत ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एफर्ट की है, और रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ी यानी खसूसी तवज्जो रखी इस जानिब, और इस दौरान उनके विजिट भी होते रहे मुतासरा इलाकों के, और उन्होंने काफ़ी हद तक जो ज़लज़ला मुतासरीन हैं उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की कोशिश की है। अच्छा अंस भाई, ये भी बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या इमदाद वहाँ पहुँची है, और पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब उन्होंने इसके लिए क्या इक़दाम उठाए हैं, पाकिस्तानी कौम ने इसके लिए क्या इक़दाम उठाए हैं, अपनी तुर्किया के भाइयों के लिए क्या इमदाद भेजी, और आपने क्या देखी, और आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुर्किया के अंदर जो ज़लज़ले के फ़ौरन बाद जो सिचुएशन थी उसमें हुकूमत पाकिस्तान और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जानिब से जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे वो
बहुत ही सरप्राइजिंग थे और बहुत ही खूबसूरत थे, जिन्होंने तुर्किया और जो पाकिस्तान के दरमियान जो दोस्ती और ताल्लुक़ है उसको भरपूर अंदाज में मजबूत किया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और माशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी इस्तात से बढ़कर अपने दोस्त मुल्क की मदद का जो है वो फरीज़ा अदा किया है। यहाँ तकरीबन 35 से ज़ायद ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो कि हर रोज़ाना यानी ज़लज़ले के पहले दिन से लेकर अब तक मुसलसल ऐसी फ़्लाइट्स अभी भी आ रही हैं जिनके अंदर सैकड़ों टन जो सामान जो है यहाँ पहुँचाया गया। 50,000 टेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पहुँचाए गए। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो सेनेट है और पार्लियामेंट है, इनके अंदर जो इसके हवाले से करारदादें, उनका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। वज़रा ने अपनी जो है अपनी तनख्वाहों में से ख़ास हिस्सा जो है वो डोनेट किया। हमारी जानिब से जो तुर्की के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी जानिब से भरपूर अंदाज में सरगर्मियाँ की गई। सबसे पहले पाकिस्तानी तलबा हैं, मैं भी उस टीम में शामिल था। हम लोग दूसरे ही दिन जो है उन ज़लज़ला मुतासरा जगहों पर पहुँचे, गाज़ियानतेप, हताए, नूरता, हम इन सब जगहों पर विज़िट किया। इवन जो अशियाई ज़रूरियात हैं उनको पैक करके यहाँ से भिजवाया। कई ट्रक जो है मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पहुँचाए। तो इस मुश्किल की घड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वाक़तन, चाहे वो पाकिस्तानी हुकूमत हो या पाकिस्तानी कम्युनिटी जो तुर्की के अंदर मौजूद है, दोनों ने ये साबित किया कि तुर्की के हम भाई हैं और इंशाल्लाह ये जो दोस्ती है ये मज़ीद बुलंद होती जाएगी। अनस भाई, तुर्किया में जो जज्बा था, जो जिस तरह आप लोग जाके वहाँ लोगों की मदद कर रहे थे, आपने कैसा देखा? क्योंकि पाकिस्तान से भी आप रिपोर्ट्स भी देख रहे थे, आपने उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जब यहाँ सैलाब आया। तो तुर्किया में सैलाब मुतासरीन की इमदाद किस तरह की गई? आपने दोनों में क्या फ़र्क देखा, यानी कि वाज़िया फ़र्क क्या देखा जो आपको लगता है कि हमें भी उसी तरह उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए कि हम बेहतर लोगों की मदद कर सकते हैं? वो क्या एक ख़ास चीज़ थी जो आपने देखी, बताइएगा। जी ज़ोहेब भाई, बिल्कुल ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें इस ज़लज़ले के दौरान जो पेश आने वाली सिचुएशन थी उसे समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुर्की के अंदर जो आफात नाम का एक इदारा है जो इनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम करता है, उसकी तमाम कोलेब्रेशन थी और जितनी भी एफर्ट्स थी वो कलेक्टिव एफर्ट्स थी, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हों। नूरदा के अंदर जो गवर्नर हाउस था उसके बिल्कुल करीब ही कम्युनिकेशन कमांड सेंटर मौजूद था। वहीं से जितनी भी फ़र्ज़ करें अगर किसी जगह एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो उसकी जो रिक्वेस्ट जो है उस सेंटर पर आती थी और वो सेंटर वहाँ से उन एम्बुलेंसेस को मुकर्रर जगहों पर भेजता था। इस तरह से ये था कि बहुत ज़्यादा भगदड़ नहीं थी। और पाकिस्तान में हमारे साथ मसाइल ये हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा तो मौजूद है लेकिन मैनेजमेंट की शदीद कमी है। यानी हमने जो पिछला ज़लज़ला है उसके अंदर महसूस किया था कि ज़लज़ले की जगह पे एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा NGOs जो हैं वहाँ पर आई थी और वो एक्टिविटीज़ कर रही थी और उसकी वजह से जो ऐसे इलाके जिन्हें वाक़तन ज़रूरत थी या ज़्यादा ज़रूरत थी वो इलाके जो है वो नज़रअंदाज हो गए। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, सब कुछ मॉनिटर था। मिसाल के तौर पर अगर एक NGO को मुकर्रर चीज़ों के साथ उस जगह भेजा है तो बाकी रिसोर्सेज को इक्वली उन्होंने इलाकों में डिवाइड कर दिया। इवन जो मशीनरी जो कि मलबा उठाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी उसको भी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उसको एलोकेट किया गया। तो इस हवाले से हमें एक गवर्नमेंट की सतह पर भी सोचने की ज़रूरत है और इसको हमें अपनी सतह पर भी NGO सेक्टर को भी इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है और आवाम को भी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, तुर्क कौम इस मुश्किल की घड़ी में बिल्कुल भी पैनिक नहीं थी। सब लोग अपने होशो हवास में थे और अपनी हद तक जो कुछ कर सकते थे उसे कर रहे थे। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क था। और हमने क्योंकि हम खुद मौजूद थे उन ग्राउंड, तो हम उन एहसासात को बयान नहीं कर सकते, उस शुक्र के एहसासात को जो तुर्क कौम ने पाकिस्तानी आवाम के लिए अदा किए। ऐसे ऐसे लोग हमें अब आज तक फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं, ऐसे टेंट जिनके अंदर जिनके ऊपर पाकिस्तानी परचम बने वहाँ रहने वाले तुर्क अभी भी पाकिस्तानी कौम को दुआएं दे रहे हैं। इन मुश्किल हालात में भी पाकिस्तानी कौम दुनिया के अंदर वाहिद कौम है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये अपने दोस्तों से दोस्ती निभाने का हुनर खूब जानते हैं और इस मुश्किल घड़ी में तुर्की के अंदर पाकिस्तान ने जो किया है वाक़तन एक पाकिस्तानी के तौर पर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासर होने वाले जानवरों की भी देखभाल की जा रही थी, जो मेरे लिए बाइस मुसरत था। लेकिन जब यह ख्याल आया कि पाकिस्तानियों में सैलाब के दौरान तो इंसानों का कोई पुरसाने हाल न था, इनको खाना देने राशन देने वाला कोई न था, तो दिल दोबारा मगमूम हो गया। भाईजान, यहाँ पर जानवर भी हैं छोटे छोटे, वो मतलब लोगों के पेट्स भी थे। कोई पेट्स मिले, कोई पेट्स जिंदा बच सके? जी बहुत ज़्यादा पेट्स जिंदा बचे हैं, जिनको जो आते हैं लोग वो हमें डिमांड करते हैं कि हमारी बिल्लियाँ ऊपर, वो हमें निकाल के दें। हम जाते हैं बिल्डिंगों में,
उनको निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बिल्लियों से, पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। जानवर अभी रास्ते में भी आपको दिखाया, जो पेट्स हैं लोगों के, जो बेचारे लोग ही नहीं रहे, उनके जानवर वहाँ फिर रहे हैं और वो अपने मालिक को ढूंढ रहे हैं। ये इस वक्त जो ये एक दर्दनाक अलमनाक ये जो सानिया हुआ है, ये जो कुदरती आफत आई है, इसके बाद एक चीज़ है कि ये ऐसी आफतें इंसानों को इकट्ठा कर देती हैं, इंसान एक दूसरे की मदद में आ जाते हैं। और ऐसी सूरत में जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मैं इस बात को भी देख के मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ कि वो लोग जानवरों का ख्याल भी रख रहे हैं, जानवरों को भी बचा रहे हैं, और जो जिनके जानवर थे अगर वो बच गए हैं तो वो अपने जानवरों को ढूंढ रहे हैं। बड़ी बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। हसन भाई बात करना चाहिए। हसन भाई और बात बहुत है, मैं पाकिस्तान रेस्क्यू टीम और बाकी टीमें भी शायद कर रही हूँ, यहाँ जिन फैमिलीज़ के मेल या जवान लोग जिनकी डेथ हो गई और ख़वातीन या फीमेल हैं, वो अपने अपने अपार्टमेंट से जहाँ कोई सामान बचा हो निकालने की कोशिश कर रही हैं। हमें जहाँ कोई ऐसी नज़र आती है हम उनसे हेल्प का कहते हैं, उनका सामान दूसरी तीसरी मंजिल से निकालने में भी हेल्प आउट कर रहे हैं। जहाँ हमें टाइम मिलता है, जगह मिलती है, हम उनकी ये मदद भी कर रहे हैं ताकि उनका सामान निकाल के। खाने भी नहीं मिल रहा है, खाने भी नहीं मिल रहा है, जिनका ताल्लुक है उनको खाने मिल रहा है, वरना इधर किसी को खाना नहीं मिला। जो हम भी है जिसका ताल्लुक है उनको खाना मिल रहा है। कौन से ताल्लुक वाले को मिल रहा है? बस सर ये पता नहीं, देख लें वो पैसे ले रहे हैं भाई, अभी रुके हुए इधर ही, ये आपके सामने है। मंजर एक बार फिर बदला, सामने अल्लाह का घर था। मेरे हाथ दुआ के लिए उठे थे और इस बार मेरे होंठ खामोश न थे। मेरे होंठों पर पुकार थी, दुखी इंसानियत की पुकार। रहम मेरे अल्लाह, बेबसों पर रहम, हम एहसास इंसानियत से महरूम हैं। हमारा एहसास बेदार फरमा, जो दुनिया फ़ानी से चले गए इन पर रहम फरमा। हमें बेहतरीन की आदत नसीब फरमा, जो हम नहीं मांग सकते, जो हमारे लिए बेहतरीन है हमें वो अता फरमा, और अपना रहम और फजल कर दे। मेरी दुआ मुकम्मल हो चुकी थी। तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान और पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की पुकार में अपने अल्लाह के हुजूर पेश कर चुका था, लेकिन काबा पर नज़र पड़ी तो अभी भी वो रहमान और रहीम मुझसे कह रहा था, अभी और मांग, मेरे ख़जाने भरे हैं, तू और मांग। रमज़ान का ये बाबरकत महीना चल रहा है और मैं एक बहुत ही मुक़द्दस जगह पे मौजूद हूँ, मैं अल्लाह के घर में मौजूद हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आज सारा दिन जो आज के प्रोग्राम में मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, इंसानों की मदद करें। दीन इस्लाम का जो बेसिक पैगाम था वो यही था कि इंसानों से प्यार करें, इंसानियत से प्यार करें। ये मोहब्बत का दीन है, तो इस मोहब्बत के दीन से जो प्यार है इंसानों से, उसको कम ना करें। पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत बर्दाश्त की है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की और एक दूसरे से प्यार करने की। अगर हम अपने अंदर ये तो छोटी सी खसूसियात पैदा कर लें, जैसे तुर्किया में आपको दिखा के लाया कि तुर्किया के लोगों ने तुर्किया के लोगों की कितनी मदद की। वहाँ पर किसी ने किसी का सामान नहीं लूटा, वहाँ पर किसी ने किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। बस हमें खुद में से ये चीज़ें निकालनी है, और जो हमारे लोग इसको नहीं समझते उनको ये समझाना, प्यार से समझाना बहुत ज़रूरी है। और यही अगर हम करते रहेंगे तो इसी का नाम भाईचारा है, इसी का नाम अखुवत है, इसी का नाम बर्दाश्त है। इसी को अगर हमने फैलाया, यही पैगाम को अगर हमने फैलाया, तो हम बेहतरीन इंसानी मुआशरा बना सकते हैं। जिस मुआशरे का जिस माशरे का जो ख्वाब है, जो हमारे बड़ों ने देखा, जो वो ख्वाब देख के पाकिस्तान में आए, जो अलग हुए, एक कौम बनना चाहते थे, मजबूत कौम बनना चाहते थे, हमें उस मजबूती की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा करे, अल्लाह ताला हमारे दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे। मेरी ये दुआ है हम सब के लिए। अपना ख्याल रखें, मैं जल्द इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।